Hello everyone, welcome to the channel and this is part 2 class of lesson 2. So let's start our class and the name of the lesson is Introduction to Human Resource Management. काफ़ी सारे टॉपिक है जिसको हमने पार्ट 1 की क्लास में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने इस लेसन की पार्ट 1 की क्लास को नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देख लेना, क्योंकि ये सारे टॉपिक उसी में हमने कवर कर लिया। आज की जो हमारी क्लास है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे पहले के जितने भी टॉपिक है लेसन 2 में सभी हमने डिस्कस कर लिया है। स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि VRS किसको कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये एक स्कीम है जो कि रिटायरमेंट से रिलेट करता है। इसके अंदर कैसे क्या एग्रीमेंट किया जाता है इसको हम डिस्कस करते हैं। मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मोस्टली जो संगठन होते हैं, वहाँ पर एक एज रख दिया जाता है कि जब कोई पर्सन जब 60 ईयर का हो जाएगा, 60 वर्ष का हो जाएगा, तो वो अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले सकता है। ऐसा एक स्कीम प्रत्येक संस्था के अंदर लाई जाती है। कुछ संस्था के अंदर ये जो पॉलिसी है उसके अंडर एज को 58 भी रखा जाता है, मतलब कि जो एज है वो 58, 59, 60 के आसपास ही रहते हैं। और ये जो एज है ये संगठन के द्वारा डिसाइड किया जाता है, मतलब संस्था ही इस चीज़ को डिसाइड करती है कि हम अपने संगठन के अंदर इस एज को 60 रखें, 58 रखें, हमारी मर्जी है। मेनली ये 60 के आसपास ही रहता है। तो जब कोई भी जो पर्सन है, कोई भी जो एम्प्लॉय है, जब वो 60 वर्ष का हो जाता है, इसके आसपास की एज का हो जाता है और उसकी संस्था के अंदर उसी एज को डिसाइड कर दिया जाता है, तो उस टाइम पे वो जो एम्प्लॉय है वो अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले सकता है। अब ये जो पर्सन है वो रिटायरमेंट क्यों लेगा, वो जॉब क्यों छोड़ना चाहेगा, इसके बेनिफिट जो होते हैं वो एक एम्प्लॉय को भी मिलता है और जो ओनर होते हैं, जो मालिक होते हैं संस्था के, उसको भी मिलता है। तो यही एक स्कीम है जिसको हम डीपली समझते हैं कि कैसे क्या किया जाता है। हमारे इंडिया में क्या किया जाता है, मेनली जब एक संस्था के अंदर जब लगता है कि हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा डाउन साइजिंग करना है, हमें संगठन के अंदर घटाना है, अपने आकार को कम करना है, तो एक अपनी मर्जी से एक वॉलंटरी मतलब कि स्वैच्छिक एक रिटायरमेंट की स्कीम रख दी जाती है, लागू कर दी जाती है। और इस स्कीम के अंदर क्या किया जाता है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी जो संस्था है और उनके जो एम्प्लॉय है आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं, जहाँ पर वो आपसी समझौता कर लेते हैं, आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि कैसे क्या करना है, हमारे रूल रेगुलेशन क्या है और इसके तहत आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट के अंदर इस चीज़ को डिसाइड कर लिया जाता है। अंडर दिस एग्रीमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं वो एग्री हो जाते हैं एक सोलेशियम, एक पेमेंट के बेस पर, जो कि उनके एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जो फर्म के जो मालिक होते हैं, जो नियोक्ता होते हैं, उनके द्वारा एक मुआवजा प्रोवाइड की जाती है, जिसको हम सोलेशियम बोलते हैं, पेमेंट बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, वो प्रोवाइड की जाती है। और उसके बेस पर ही जो एम्प्लॉयर होता है जो उसको प्रोवाइड करता है अमाउंट को, और तो उस बेस पर जो एम्प्लॉय है, जो काम करने वाला जो पर्सन है, वो इस बात के लिए राजी हो जाता है कि हाँ मैं अपनी मर्जी से रिटायरमेंट को कर दूंगा फर्म के अंदर, संस्था के अंदर। और इसी को नाम दिया जाता है VRS का, मतलब कि अपनी मर्जी से ही वो रिटायरमेंट दे रहा है। बट वो अपनी मर्जी से रिटायरमेंट इसलिए देता है क्योंकि वहाँ पर उसको एक बड़ी अमाउंट दी जाती है उसके संस्था के द्वारा, और उस अमाउंट को लेकर ही वो खुश हो जाता है, मतलब सेटिस्फाई हो जाता है, अपनी मर्जी से ही वो रिटायरमेंट को दे दिया जाता है। अब देखो यहाँ से क्या है, जो एम्प्लॉयर को जो है उसको भी बेनिफिट होता है, जो एम्प्लॉय होता है दोनों को ही बेनिफिट होता है। दोनों को क्या बेनिफिट होता है, अलग अलग। जो रिटायरमेंट करने वाला जो पर्सन है उसको ये बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पर कि उसको एक अमाउंट मिल जाता है, तो उस अमाउंट को लेकर वो जॉब छोड़ देता है, क्योंकि वैसे भी ये 60 हो गया कि अब वो कुछ साल ही और जॉब कर पाएगा। तो वहाँ पर एक अच्छी खासी अमाउंट जो उनकी म्यूचुअल एग्रीमेंट के तौर पर जो डिसाइड किया जाता है उसको लेकर वो सहमत हो जाता है। तो काम करने वाले पर्सन को तो ये बेनिफिट मिल जाता है, और संस्था को ये बेनिफिट मिलता है कि संस्था को क्या है कि जब उनको काम पे रखेंगे तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, जो वेजेस देनी पड़ेगी वो वहाँ से कम हो जाता है। यहाँ पर लिखा गया है VRS हैज़ बिन यूज टू रिड्यूस द वेज बिल बाई ऑफरिंग वन टाइम कंपनसेशन। वो क्या करते हैं, एक बार में ही थोड़े से अमाउंट को पे कर देते हैं और वहाँ से उनका जो वेजेस है, जो उनका अमाउंट है, जो उनकी सैलरी जो उनको मंथली पे करना है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो संस्था को भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, तभी वो इस तरीके की जो स्कीम होते हैं वो अपने संस्था के अंदर अप्लाई करते हैं। तो दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। सो वी कैन से दैट VRS has come to be known as golden handshake in view of its benefit for both employees and employers। दोनों को ही जो अलग अलग इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं, इस वजह से ये जो स्कीम है इसको गोल्डन हैंड शेक कहा जाता है। तो आई होप ये जो स्कीम है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि स्कीम के अंदर कैसे क्या किया जाता है। शॉर्ट में इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट में इसको बस हम ये कह सकते हैं कि VRS एक ऐसा स्कीम है जहाँ पर संस्था के द्वारा एक मुआवजा दिया जाता है, एक अमाउंट जो है एक बार में ही पे कर दिया जाता है। जब उसकी जो आयु है वो 60 वर्ष हो जाता है,
तो वो क्या करता है, वो रिटायरमेंट दे देगा और जो कंपनी है वो उसको एक अमाउंट दे देगा और वहाँ से उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई का वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो बस यही मेन इसका जो इसका डेफिनेशन है और यही इसका मेन काम है, जहाँ पर दोनों ही पार्टीज़ को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, बहुत फ़ायदा होता है अपने अपने, इस वजह से वो दोनों ही इस तरीके के स्कीम के अंडर आते हैं और म्यूचुअल एग्रीमेंट को करते हैं। अब समझते हैं कि ये जो हमने पढ़ा इस स्कीम को, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम भी आते हैं, बहुत सारे इशूज़ रहते हैं, जिसके तहत VRS के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। मुख्य बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जो कि मुद्दे बन जाते हैं प्रॉब्लम के। तो वन बाय वन उन्हीं को समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर VRS। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो VRS है इसकी आवश्यकता की पहचान करना है, इसकी जो नीड है उसको पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेक वेदर VRS इज रियली नेसेसरी और नॉट। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि कोई भी जो संगठन है उसको ये जांच लेना चाहिए, खुद में ही इस चीज़ को चेक कर लेना चाहिए कि क्या हमारे संस्था के अंदर सच में VRS की नेसेसरी है या नहीं है। मतलब कि हम फालतू में ही ये नहीं कि हमने स्कीम को लागू भी कर दिया, बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे भी है जो कि रिटायरमेंट दे रहे हैं लेकिन उस रिटायरमेंट से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि संगठन को इस चीज़ को डिसाइड कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए, आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि अगर हम इस स्कीम को अपने संस्था के अंदर अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, तो क्या इससे हमें बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यहाँ पर क्या है कि लागत लाभ को सबसे पहले विश्लेषण कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को ये जो VRS इसको लॉन्च करने से पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि जब हम अपने संस्था के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें केयरफुली सारी चीज़ों को पहले जांच लेना चाहिए, कंसीडर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो VRS है इसको एक हम डबल एज वेपन के तौर पर मानते हैं। ये एक ऐसा काम नहीं है जिसके तौर पर हम अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर सारी प्रॉब्लम को ही ख़त्म कर सकते हैं। तो रामबाण नहीं है, लेकिन ये एक डबल एज वेपन के तौर पर काम करता है। तो अगर इसको अप्लाई करें तो बहुत ही सोच समझ के फिर ध्यान से करना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है डिज़ाइनिंग द स्कीम। अगर हमने इस चीज़ को सोच लिया कि हाँ हमें अपने संस्था के अंदर इस चीज़ को अप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये जो स्कीम है इसको डिज़ाइन कर लेना चाहिए। इसको एक पूरा एक डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन का मतलब है एक सोच समझ के एक फ्रेम तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे इश्यूज़ जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन कौन से प्रॉब्लम आ जाते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट इशू है वो ये कि हम इस स्कीम के अंदर जिस भी एम्प्लॉय को कवर कर रहे हैं, जिस भी एम्प्लॉय को हम इस स्कीम के अंडर लाते हैं, वो ऐसे एम्प्लॉय है जिनकी फ्यूचर में कम नीड है, मतलब कि उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती चली जाएगी। क्योंकि एक एज होने के बाद में हर एक पर्सन अपनी उतनी क्षमता से काम नहीं कर पाता है, उसके अंदर वो जो कैपेसिटी नहीं रहती है जो उसके टाइम पहले हुआ करती थी। तो ये एक ऐसे एम्प्लॉय रहती है जिनके फ्यूचर में हमें इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, मतलब इतनी रिक्वायरमेंट खास नहीं रहती है। लेकिन इस स्कीम के अंडर तो तभी आ सकते हैं जब उनकी एज जो है वो 60 हो जाए या 60 से ऊपर हो जाए। तो एक तरीके से वो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो जाता है। साथ ही जो सेल है उन्होंने प्रिस्क्राइब किया कि जो मिनिमम एज लिमिट है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए वो हमेशा निर्धारित कर लेना चाहिए। सेकंड इशू जो है वो उनके अमाउंट को लेकर है कि उनको जो अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा वो कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। देखो कोई भी जो संस्था है उसके अंदर जब रिटायरमेंट ले रहा है कोई एम्प्लॉय, तो उसको हम कितना अमाउंट देंगे ये तो जो संस्था होती है वो खुद से डिसाइड करते हैं। वो जो डिसाइड करते हैं उनको डिसाइड करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कैसे होते हैं, देखो कई संस्था में तो ऐसा डिसाइड किया जाता है कि जो भी उनका 3 महीने का सैलरी बनेगा हम उनको इस तरीके से प्रत्येक वर्ष प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति जो है वो 60 साल का है, मान लो मैक्सिमम अब वो संस्था में 5 साल ही काम करेगा और उसकी मंथली सैलरी जो है वो 10,000 है, तो 3 महीने का कितना हो गया, 3,000 हो गए, सॉरी 30,000 हो गया। अगर उसका मंथली सैलरी 10,000 है तो उसका 3 महीने का कितना सैलरी हो गया, 30,000 हो जाएंगे। अब मान लो कि वो सिर्फ अब वो 5 साल काम करेगा, तो उस 30,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो और जो अमाउंट बन रहा है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। एक तरीका तो ये भी हो जाता है। कुछ संस्था में ऐसे डिसाइड किया जाता है कि मान लो कि वो जितने साल काम अभी करते हैं हमारे पास, उस अमाउंट को उनके मंथली सैलरी से मल्टीपल करके, बहुत सारे तरीके होते हैं इसको डिसाइड करने के। जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या होता है कि जो उनकी 45 डेज़ की जो सैलरी बन रहे हैं एवरी ईयर, जितना वो सर्विस करेंगे उसके हिसाब से, या फिर जो उनकी सैलरी है जो उनको बैलेंस पीरियड के तौर पर प्रोवाइड किया जाएगा, दोनों में से जो कम रहेगा वो उसको ऑफर किया जाएगा। तो ऐसे जो अमाउंट को पे करने का जो सिस्टम होता है, तरीका होता है, वो बहुत अलग अलग तरीके से होता है। ये कंपनी खुद डिसाइड करती है कि हमें किस तरीके से अमाउंट को पे करना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कन्विंसिंग ट्रेड यूनियन। अब ट्रेड यूनियन कौन होते हैं, ये हमेशा जो काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनके हित में काम करते हैं, उनके साथ भी कुछ भी गलत नहीं होने देते हैं। अगर कोई भी संस्था गलत रूल को लाती है, गलत तरीके लाती है, जहाँ से जो बहुत सारे काम करने वाले जो पर्सन उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उनके खिलाफ वो उनका साथ देते हैं। किनका साथ देते हैं, काम करने वाले व्यक्तियों का। तो ट्रेड यूनियन क्या होती है, हमेशा जो है वो कर्मचारियों की मदद के लिए होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि कन्विंसिंग ट्रेड
यूनियन, जो ट्रेड यूनियन है उनको समझाना। तो VRS के तहत कैसे उनको हम समझाएंगे, इसको लेकर यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि ये भी जो है एक प्रॉब्लम बन जाती है, एक इशू बन जाती है। जब तक ट्रेड यूनियन सहमत नहीं होते, जब तक वो इस चीज़ के लिए सहमत नहीं हो जाते हैं कि हाँ ये स्कीम ठीक है या फिर हाँ तुम अपने संस्था में अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ को, तब तक इसके होने की संभावना नहीं रहती है, जब तक ट्रेड यूनियन नहीं मानते हैं। इसलिए हमेशा मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, अपने जितने भी उनके पास में जितने भी पेशेवर है, जितने भी उनके पास में अच्छे मतलब कि नॉलेज वाले जो एम्प्लॉयर है, या फिर जितने भी उनके अपोजिशन में, जितने भी उनके अपोजिट में विपक्ष को समझाकर, या फिर जितने भी यूनियन है उनको आपस में सहमत कर लेंगे, म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेंगे, सहमति कर लेंगे, ये सारी चीज़ों को डिसाइड कर लिया जाता है, ताकि बाद में ये ना हो कि हमने अपने संस्था में स्कीम को लागू कर दिया, बाद में ट्रेड यूनियन हमारे ही खिलाफ ना हो जाए, इसको लेकर वो धरने पे ना बैठ जाए, इस तरीके से चीज़ें ना हो, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर VRS को लागू करने से पहले हमेशा संस्था को ये डिसाइड कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, ध्यान रख लेना चाहिए कि क्या हमारे स्कीम से जो ट्रेड यूनियन है वो सहमत होंगे या फिर नहीं होंगे। नेक्स्ट इज रिहेबिलिटेटिंग एम्प्लॉयज़। इसके अंडर जो फर्म होती है, संस्था होती है, वो एक रिहेबिलिटेटिंग एम्प्लॉयज़ के लिए एक पैकेज लेके आती है, ताकि जब भी एक ऐसा टाइम आता है जब एम्प्लॉयज़ के पास में ये ऑप्शन होता है कि उनको आजीवन मतलब कि पूरी उम्र जितना टाइम उनके पास में है अपने लाइफ को लेकर, वो आजीवन उनको कमाने का एक ऑल्टरनेटिव एक ऑप्शन दे रहे हैं, एक साधन दे रहे हैं, तो वो हमेशा क्या करेंगे, VRS को ही हमेशा ऑप्शन में लेके आएंगे। तो इसलिए संस्था को पहले ही सारी चीज़ों को देख लेना चाहिए कि कैसे क्या हमें पैकेज देना है। तो यहाँ से देखो आप ये समझ सकते हो कि VRS वैसे बहुत ही अच्छा स्कीम है, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाता है, जो कर्मचारी है मान लो उनके पास बहुत मतलब इतना अमाउंट नहीं हो, इतना पैसा नहीं, इतना बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी संस्था में काम करे जहाँ पर VRS स्कीम है, तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि अब उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, वो अब काम नहीं कर सकते, या फिर उनका जो शरीर है मतलब उतना काम नहीं कर सकते पहले के जैसे, तो वो क्या करते हैं, VRS को ऑप्शन में लेना अच्छा समझते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको एक अमाउंट मिल जाता है, ताकि वो आगे के जीवन को अच्छा बिता सकते हैं। कई सारे संस्था ऐसी भी है जो कि मंथली पेमेंट करती है, जैसे कि आप अपने आसपास में भी देखोगे, फैमिली में भी रिटायरमेंट के बाद उनको मंथली पैसे मिलते रहते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जहाँ से जो संस्था के अंदर जो कर्मचारी होते हैं वो इस स्कीम को लेकर अच्छा मानते हैं कि उनको आगे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, उनको मंथली पैसा मिलता रहेगा। तो ये एक अच्छा स्कीम भी है। बट कई बार क्या हो जाता है कि जो संस्था है वो VRS को अपने यूज़ के लिए लाते हैं, जहाँ से संस्था के अंदर जो कर्मचारी होते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट में नहीं मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कर्मचारी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन संस्था के लिए बेनिफिट नहीं है इतना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपस में देख लिया जाता है कि किसके लिए कैसा बेनिफिट है, कौन ऑप्शन में लेगा नहीं लेगा, ये सारी संस्था के ऊपर डिसाइड किया जाता है, वो खुद ही देखते हैं इन सारी चीज़ों को। अब हम ये समझते हैं कि ये जो VRS है इसको ऑफर क्यों किया जाता है, इसका रीज़न क्या है, इसके कारण क्या है। मैंने आपको शॉर्ट में बताया, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ डीपली। यहाँ से हम डीपली डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट के थ्रू कि ये जो VRS है इसको ऑफर क्यों किया जाता है। कोई भी जो संस्था है वो VRS को अपने संस्था के अंदर अप्लाई क्यों करते हैं, लागू क्यों करते हैं, इसके बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहले फर्स्ट रीज़न है, जब हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर रिसेशन आ जाए, मतलब कि मंदी की टाइम चल रहा है, तो कई बार क्या हो जाता है कि जब हमारी जो आर्थिक मंदी है, जो हमारी इकोनॉमिक जो डाउन टर्न चल रहा है, मतलब कि जो हमारी आर्थिक मंदी है, कई बार ऐसा हो जाता है कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मंदी चल रही है, या फिर एक ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पर पूरा जो कंट्री है वही यहाँ पर इकोनॉमी को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो संस्था होते हैं, जो फर्म होते हैं, उनके पास में ऑप्शन हो जाता है VRS को लेकर, क्योंकि जब उनको लगता है कि ये जो टाइम है वो रिसेशन का है, मतलब कि कमी का टाइम है, मंदी का टाइम है, तो वो क्या करते हैं, अपने फर्म के अंदर इस चीज़ को अप्लाई कर देते हैं, लागू रखते हैं, ताकि यहाँ से क्या हो जाता है कि डाउन साइज देयर वर्कफोर्स टू रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड दिस कुड ओनली बी डन बाय ऑप्टिंग बाय VRS एंड परफॉर्मिंग ले ऑफ। यहाँ से क्या हो जाता है कि जब भी मंदी का टाइम है तो संस्था सोचते हैं कि चलो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा स्कीम है, जहाँ से हम अपने फर्म के अंदर बहुत सारे जो एम्प्लॉय है उनके साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, आपस में सहमति कर लेंगे, और बहुत सारे कर्मचारियों को कुछ अमाउंट देकर, कुछ मुआवजा देकर उनको संस्था से हटा देंगे, मतलब कि जो हमारी जो वर्कफोर्स है उसको हम यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस पॉइंट में हमने क्या समझा कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी आती है तो वहाँ पर कंपनी क्या करती है, अपने संस्था के अंदर एम्प्लॉय को कम कर लेते हैं। एम्प्लॉय को कम इसलिए कर लेते हैं ताकि, क्योंकि काम तो वैसे भी नहीं हो रहा है, तो हम एम्प्लॉय को कम कर लेंगे तो हमें सैलरी नहीं देना पड़ेगा, सैलरी नहीं देना पड़ेगा तो थोड़ा सा जो हमारा कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। तो संस्था को थोड़ा थोड़ा में तो जितना आपस में डिसाइड किया जाता है वो अमाउंट दे के उनको संस्था से हटा दिया जाता है, जहाँ से जो उनके वर्कफोर्स है वो यहाँ से कम हो जाते हैं। तो एक बेनिफिट ये मिल जाता है, इस वजह से फर्म के द्वारा जो VRS है उसको ऑफर किया जाता है। ओवर स्टाफिंग, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा स्टाफ हो जाए, मतलब कि लिमिट से ज़्यादा हो जाए, उसके ऊपर ओवरकमिंग कैसे किया जाता है। कई बार क्या हो जाता है कि जो हमारी संस्था है, कोई भी जो फर्म है, वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा नहीं है, ख़राब तरीके से काम करते हैं। बहुत ही उनका जो सामाजिक दायित्व है उसको बनाए रखने के लिए कंपनी क्या करती है, एक्चुअल में वास्तव में क्या करती है, आवश्यकता से अधिक लोगों को काम पर रख तो लेती है, लेकिन उससे उनको ही नुकसान होने लग जाता है, बहुत सारे कॉस्ट बढ़ जाता है। तो वहाँ से क्या हो जाता है कि जो VRS है सबसे बेस्ट टेक्निक हो जाता है वहाँ पर कि इस प्रॉब्लम को वो आसानी से
से अच्छे तरीके से वहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जितने भी उनको लगता है कि हमारी संस्था के अंदर ओवर स्टाफिंग हो गया, संस्था के अंदर मान लो बहुत सारे कर्मचारी हो गए जिनकी एक्चुअल में यूज़ ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो उनको वहाँ पर VRS के अंडर उनको हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो संस्था के अंदर 150 आदमी है, हमें तो सिर्फ 100 ही आदमी चाहिए अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, तो जो 50 आदमी है उनके साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली जाएगी और उनको एक मुआवजा प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उनको संस्था से हटा दिया जाएगा। हमें 100 ही बंदे चाहिए थे, 100 ही हमें आदमी चाहिए थे, तो हम 100 ही आदमी को रख लेंगे काम पे, बाकी जो 50 आदमी जो एक्स्ट्रा है उनको काम से हटा देंगे। तो यहाँ से एक ये बेनिफिट मिल जाता है संस्था का, इस वजह से वो VRS को ऑफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में वैश्वीकरण बोलते हैं। इन टर्म ऑफ इनोवेशन, नॉलेज ऑफ द वर्कफोर्स, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। आज के टाइम में देखो बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन वाला टाइम चल रहा है। जितने भी संस्था के अंदर जो वर्क फोर्स है उनको बहुत तरीके की नॉलेज होना चाहिए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, जो मैनेजमेंट का जो पूरा सिस्टम है वो अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। मतलब कि आज का टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन वाला है, बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धा वाली है। तो यहाँ से क्या है, मेन प्रॉब्लम संस्था के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं। तो संस्था भी क्या चाहती है कि अब हमारे पास में जितने भी प्रबंधक रहे, जितने भी आदमी रहे, जितने भी काम करने वाले पर्सन रहे, सभी को ऐसा रहना चाहिए या फिर हमें उसको ऐसा रेडी करना है, ऐसा तैयार करना है जिससे वो इस वातावरण के अंदर काम कर सके। तो वो ऐसे सिचुएशन में क्या करती है, जो पुराने एम्प्लॉयज़ है या फिर जिनको इस तरीके की नॉलेज नहीं है उनको VRS के अंडर लाके हटा देती है। फिर नए एम्प्लॉयज़ को लाते हैं जो जिनके पास में इस तरीके की नॉलेज है, नए नए टेक्नोलॉजी की, या फिर बहुत सारे उनके पास में इनोवेशन वाली चीज़ें हैं। कहने का मतलब यही है कि बस उनके पास में अब वो पुराने वालों को हटा के नए वाले ऐसे पर्सन को लाएंगे जिनके पास में अच्छी खासी नॉलेज है, जो उनके संस्था को हमेशा बेनिफिट देंगे। इस तरीके से जब संस्था सोचती है तो वो क्या करते हैं, VRS को अंडर बहुत सारे पर्सन जो है उसको हटा देती है। तो ये भी बेनिफिट मिल जाता है फर्म को, इस वजह से फर्म क्या करती है, VRS को ऑफर करते हैं। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। क्या करती है फर्म जो होती है अपनी संरचना के अंदर जब परिवर्तन करते हैं, जो हमारी इकोनॉमी है वो आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करें, मर्ज को लेकर, टेक ओवर को लेकर। मर्ज टेक ओवर क्या होता है, मर्ज का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा संस्था आपस में मिल जाती है। टेक ओवर का मतलब होता है किसी दूसरी संस्था को अपने अंडर ले आना, टेक ओवर कर लेना उसको। जैसे कि आपने देखा होगा मूवी सब में या फिर आपने कई जगह देखा होगा कि एक फर्म ने दूसरे फर्म को टेक ओवर कर लिया, मतलब कि उसके जितने भी शेयर है उसको परचेज कर लिया, उसको अपने अंडर उन्होंने क्या किया, उसको ऊपर टेक ओवर कर लिया, मतलब कि उनके जितने भी शेयर उसको खरीद लिया, एक तरीके से उसको खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया। मर्ज का मतलब होता है दोनों मिल जाती है, मिलके काम करती है। तो आज के टाइम में क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जहाँ पर बहुत सारे जो फर्म है वो आपस में मर्ज हो रहे हैं, टेक ओवर हो रहे हैं। जितने भी छोटे या बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा क्या चाहती है कि हम मर्ज हो जाए, किसके साथ में, बड़े जो स्ट्रॉन्ग फर्म है उनके साथ में मिल जाए, ताकि हम भी क्या करें, ग्रो करें स्ट्रॉन्गर तरीके से और एक्वायर कर ले जो बड़े बड़े मार्केट के अंदर जो शेयर है, जो लार्ज शेयर है उसको हम अपने एक्वायर कर ले, उसको अचीव कर ले, अपने अंदर ले आए, टेक ओवर कर ले। तो ये सारी चीज़ें भी होती है, इस वजह से VRS को अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है। तो आई होप यहाँ तक की क्लास में आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ तक की क्लास में हमने बस 2 पॉइंट को डिस्कस किया है कि VRS होता क्या है और इसको क्यों अप्लाई किया जाता है, इसका रीज़न क्या है, फर्म को क्या बेनिफिट मिलते हैं या फिर जो कर्मचारी है उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं। दोनों ही पार्टीज को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। इस वजह से अपने अपने जो पर्सनल रीज़न होते हैं इस बेनिफिट को लेकर, इस वजह से VRS को अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है। स्कीम को बहुत सारे संस्था के अंदर देखा जाता है। अब यहाँ पर उसी बेनिफिट को और डीपली समझते हैं कि बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है राइट साइजिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। कर्मचारियों की संख्या का अधिकार निर्धारण, मतलब उसको डिसाइड करेंगे। ये बहुत ही अच्छा एक टेक्निक हो जाता है जहाँ से हम अपने लेबर साइज को कट कर सकते हैं, जहाँ से हम बहुत सारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को अचीव कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इस स्कीम के अंदर किसी के साथ में भी कोई भी गलत नहीं होता है, क्योंकि ये जो काम है ये आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है। जब जो VRS की जो प्रक्रिया, जो इसकी प्रोसेस रहती है, जहाँ पर जो हमारी सरकार है या फिर जो ट्रेड यूनियन है दोनों सेटिस्फाई रहते हैं, तभी इसको अप्लाई किया जाता है। पहला स्टेप यही रहता है यहाँ पर कि भाई दोनों सबसे पहले इसको अप्लाई करेंगे तो सरकार इसके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई ना करे, या फिर जो ट्रेड यूनियन है ना वो सेटिस्फाई रहे। ये सारी चीज़ें देख ली जाती है। उसके बाद में फाइनल स्टेप में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों को ही बेनिफिट मिलता है, तभी अप्लाई करते हैं। किसी को भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जाता है कि तुम्हें रिटायरमेंट देना ही पड़ेगा, तो ऐसा कोई भी फोर्स नहीं किया जाता। दोनों की आपसी सहमति रहती है और सहमति के आधार पर इस काम को किया जाता है। तो यहाँ से किसी के साथ में भी कोई भी गलत नहीं किया जाता है। तो ये एक अच्छा चीज़ है जहाँ पर ये तो नहीं है कि भाई फर्म को नुकसान हो रहा है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि जो काम करने वाला जो कर्मचारी है उसको नुकसान है, क्योंकि दोनों जो है आपस सहमति के आधार पर करते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़। यहाँ पर क्या है कि कर्मचारियों को टैक्स बेनिफिट मिल जाता है एट द मोमेंट ऑफ रिटायरमेंट, कि जब वो रिटायरमेंट लेते हैं तो एम्प्लॉयर जो है यहाँ पर कर्मचारी को जो कॉर्पोरेट जो पॉलिसी रहती है उसके अनुसार उनको जितना भी अर्जित बकाया है या फिर मतलब जितने भी उनको जो अर्न करने वाला जो ड्यूज अमाउंट है वो, या फिर बहुत सारे उनको बेनिफिट मिल जाता है जो कि उनके टैक्स से रिलेट होता है। और जब वो रिटायरमेंट ले लेते हैं तो कर्मचारियों को जो भी मुआवजा दिया जाता है वो एक तरीके से हमेशा टैक्स फ्री अमाउंट होता है, तो वहाँ से उनको ये भी बेनिफिट मिल जाता है कि उनको एक अमाउंट भी मिल रहा है अच्छा खासा, और वहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं रहता, टैक्स फ्री हो जाता है, और साथ ही उनको टैक्स बेनिफिट भी बहुत सारे मिल जाते हैं। VRS गिव्स सेकंड चांस टू एम्प्लॉयज़। इसी के साथ में जो VRS है वो कर्मचारी को दूसरा मौका भी देता है। दूसरा मौका क्या देता है? मनी को अर्न करने का, मतलब कि वैसे भी उसकी 60 वर्ष की रहती है, मतलब कि इसके आसपास ही रहते हैं, 60 के अराउंड ही रहते हैं, तो अब वो कुछ साल ही काम करेंगे। लेकिन अगर वो VRS के अंदर आपस में मान लो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, आपस में सहमति कर लेते हैं, तो वहाँ से उनको जो मुआवजा प्रोवाइड की जाती है वो एक ऐसा अमाउंट हो जाता है जिससे उनको दोबारा से ज़्यादा अमाउंट कमाने का एक ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से वो उसके अंडर आते हैं और वहाँ से मुआवजा लेकर वो बिजनेस को भी छोड़ देते हैं। वैसे भी वो आगे जाके काम नहीं करते, तो इससे बेहतर है कि हम काम को खुद ही छोड़ दें और उससे एक अमाउंट को भी हम प्राप्त कर लें। द मनी अर्न बाय वे ऑफ VRS माइट बी यूज बाय एम्प्लॉयज टू लॉन्च न्यू वेंचर और परस्यू अदर इंटरेस्ट। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो इसके तहत जो अमाउंट अर्न किया जाता है, मान लो कोई भी जो कर्मचारी है वो किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, अब वो आगे काम भी नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि अब हम काम नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे? VRS के अंडर आएंगे, स्कीम के अंडर आएंगे, इसका बेनिफिट लेंगे, कंपनी के अंदर रिटायरमेंट दे देंगे म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत, वहाँ से उनको एक अमाउंट मिल जाएगा और उस अमाउंट का यूज़ करके वो हो सकता है कि अपना नया खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लें या फिर अपने ही दूसरे इंटरेस्ट में उस चीज़ को लगा दें, तो बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं उनको उस अमाउंट को लेकर। वो दूसरा एक छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं जहाँ से उनको आगे टाइम के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, बिजनेस जो है उनका चलता रहेगा। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द फर्म, यहाँ से क्या है कि फर्म की जो लागत है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमने बार बार वही डिस्कस किया है कि VRS के अंडर कंपनी क्या करेगी? अपने लागत को कम कर देंगे, सैलरी अब कम देना पड़ेगा, ओवर स्टाफिंग से उनको राहत मिल गई है, टेक्नोलॉजी में जो भी बदलाव हुआ है तो उसके कारण वो क्या करेंगे? नए एम्प्लॉय को ले आएंगे, पुराने वाले को हटा देंगे, तो ये भी इससे क्या हो जाता है कि फर्म के अंदर बहुत सारे कॉस्ट जो है वो कम हो जाते हैं। तो देखो इतने सारे रीज़न है जिसके तहत हम ये देखते हैं कि VRS के अंडर बहुत सारे हमें बेनिफिट मिल जाते हैं। अब हम कुछ उसके नुकसान भी डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ इसके नुकसान भी है। इसके कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया कि कई बार क्या हो जाता है कि स्कीम के अंडर जो हमारे इफेक्टिव जो एम्प्लॉय होते हैं, मतलब कि जो अच्छा खासा काम कर रहे थे, जो हमारे प्रभावी कर्मचारी थे, कई बार वही कंपनी को छोड़ देते हैं, और जो इनइफेक्टिव है, मतलब कि जो उतना अच्छा काम नहीं करते हैं, जो अप्रभावी कर्मचारी है, वो नहीं छोड़ते, वो वहाँ पर बने रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर भी हमें बिना काम करे या फिर बिना ज़्यादा मेहनत करे हमें पैसे तो मिल ही रहे, सैलरी तो मिल ही रही है, तो हम क्यों छोड़ के जाए। तो लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि जो इफेक्टिव हमारे जो कर्मचारी होते हैं, जो अच्छे जो हार्ड वर्किंग पर्सन सब रहते हैं, वो कई बार स्कीम का बेनिफिट लेने के कारण संस्था को छोड़ देते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि संस्था के अंदर जितने भी अच्छे खासे जो पर्सन थे, जो काम करने वाले थे, वो तो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जो अच्छा काम नहीं करते वो बने रहते हैं, तो जो संस्था है उसको यहाँ से नुकसान होने लग जाते हैं। सेकंड पॉइंट में कहा गया यहाँ पर बर्डन ऑन रिमेनिंग वर्कफोर्स। अगर बहुत सारे कर्मचारी जो स्कीम के अंडर आते हैं वो स्कीम का बेनिफिट लेके संस्था को छोड़ देते हैं, उससे क्या हो जाता है, संस्था को तो ऐसा फील होता है कि अब हमारे रिड्यूस कॉस्ट हो जाएंगे, बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि वो जो कर्मचारी जो छोड़ के गए हैं वो बहुत सारे उनके पास में स्किल थे, वो छोड़ गए, तो हमें उससे के तहत नुकसान हो गया। हमने नए एम्प्लॉय को रख तो लिया, लेकिन नए एम्प्लॉय उतना काम नहीं करे जितना पहले वाले करते थे, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं, जहाँ से उनको लगता है कि जो काम है वो सिर्फ रिमेनिंग वर्कफोर्स पर रह गया। अब रिमेनिंग वर्कफोर्स जो है वो कैसा काम करे, कैसा नहीं कर रहे, उसके तहत कई बार नुकसान भी हो जाते हैं। इफ़ VRS इज यूटिलाइज्ड to reduce cost and expenses and it is done in is an unplanned way, it is an increase the burden on the remaining employees। वही बात इसमें भी लिखा गया है कि अगर हम VRS को यूटिलाइज करते हैं अपने रिड्यूस कॉस्ट करने के लिए, एक्सपेंसेस को कम करने के लिए, लेकिन जो हमारा जो प्लान है वो अनप्लान्ड वे में जाता है, सही तरीके से दिशा में नहीं जाता है, तो वहाँ से जो रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ है उनके ऊपर ही बर्डन बन जाता है काम का। फ्यूचर को लेकर बात करते हैं। जितने भी कर्मचारी रह चुके हैं वो शेष कर्मचारी भविष्य के लिए अनिश्चितता वाली सिचुएशन को ला देते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि जो कर्मचारी होते हैं वो VRS स्वीकार करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के बजाय कंपनी के साथ में बने रहना ही चुनते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि उनको भविष्य के अंदर लगता है कि ऐसा है, मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि हमने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उससे बेनिफिट हमें फ्यूचर में देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये भी बहुत सारे नुकसान देखने को मिल जाते हैं।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क लाइफ बैलेंस। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वांट टू टेल यू समथिंग। ये बताना चाहती हूँ मैं आपको कि अभी तक की क्लास में हमने वीआरएस के बारे में पढ़ा, हमने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, रीजन, काफ़ी सारे पॉइंट्स को समझा। आपने देखा यहाँ पर कि जितने भी टॉपिक को हमने डिस्कस किया सभी में पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पर समझाया गया था, मतलब सभी में इस तरीके से देखो पॉइंट्स के थ्रू सब चीज़ को एक्सप्लेन किया गया था। तो कई बार क्या होता है कि मान लो जब आप क्लास लेते हो तब तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती है, सारे पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं, बट मान लो अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप उस टाइम पे भूल जाते हो कि उस हमारे बुक में या फिर हमने जो क्लास लिया था वहाँ पर कौन कौन से पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया था। तो देखो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको किसी भी पॉइंट्स को ना तो लर्न करना है, ना तो दिमाग में उसको रट के रखना है कि हाँ इस वाले पॉइंट में ये पॉइंट था, ऐसे एक्सप्लेनेशन था, ऐसा कुछ भी आपको याद नहीं करना। देखो अगर आप इस तरीके से करते हो तो इसको अभी से आप इसको छोड़ देना। देखो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को समझते हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप इस चैनल पर क्लास ले रहे हो, चाहे आप किसी दूसरे ही चैनल पर क्यों ना क्लास ले रहे हो, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पढ़ रहे हो तो हमेशा याद रखना कि आपको किसी भी पॉइंट को याद नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा रहा है या जब आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो वहाँ पर क्या करना है, उस टॉपिक के बारे में जो भी बताया गया है, जो भी एक्सप्लेन किया गया है, उन सभी को आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझना है। और जब मान लो वही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाता है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, खुद से ही सोचना है कि हम इसके बारे में क्या क्या पॉइंट बना सकते हैं। जो जो पॉइंट आपके माइंड में आता है आप उन सभी को एक लाइन में, जिस तरीके से ये लिखा जाता है ऐसे एक लाइन में उस पॉइंट को बनाने की कोशिश करना, आपको ट्राई करना है ऐसे। और जब आप उस पॉइंट को बना लेते हो फिर उसकी जो एक्सप्लेनेशन है इस तरीके से आपको खुद की अपने ही लैंग्वेज में देना है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा याद नहीं करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाता है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं लगेगा, आप ये नहीं सोचोगे कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है, इसके जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो यही बस एक बात थी जो कि मुझे आपके साथ में शेयर करना था। अगर आप में से कोई भी इस तरीके से करता है, रटता है या फिर पॉइंट्स को याद करता है तो आप ऐसा मत करना। सबसे बेस्ट तरीका होता है टॉपिक को समझ लो और उसके बाद में जो भी पॉइंट आपके माइंड में आता है आप उस पॉइंट को लिखो, अपने ही तरफ से एक्सप्लेन कर दो। सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप इस चीज़ को जरूर से यूज़ करना। और अगर आप सच में ऐसा ही करते हो तो मुझे जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। तो आप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क लाइफ बैलेंस। सो वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कार्य संतुलन कहते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस इज अ स्ट्रेटजी। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, एक ऐसी रणनीति है जो कि सपोर्ट करता है, दैट सपोर्ट एम्प्लॉयज इन द मैनेजिंग देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ड्यूटीज़। मतलब कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, एक ऐसा पॉइंट है कि एक ऐसी रणनीति है, स्ट्रेटजी बोल लो आप इसको, कि ये एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो कि कर्मचारी जितने भी हमारे इंप्लॉयज़ होते हैं उनको अपनी व्यक्तिगत, मतलब उनकी जो पर्सनल लाइफ है, जो उनकी फैमिली वाली लाइफ है वो, और जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है, मतलब कि जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, दोनों ही लाइफ के बीच में मैनेजिंग का काम करते हैं, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है, उसको बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। और ये एक स्ट्रेटजी होती है जब हम अपने पर्सनल लाइफ में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बना के रखते हैं, दोनों को ही मेंटेन करके रखते हैं। इसको और ज़्यादा डीपली समझते हैं, डेफिनेशन को समझते हैं हम। वर्क लाइफ बैलेंस इज द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड डूइंग योर जॉब कंपेयर्ड विद द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड विद योर फैमिली एंड डूइंग थिंग्स यू एंजॉय। वर्क लाइफ बैलेंस एक ऐसा अमाउंट ऑफ टाइम है, एक ऐसा समय है, एक ऐसा टाइम है जहाँ पर हम अपने टाइम को दो तरीके से स्पेंड करते हैं। एक टाइम तो हमारा हो जाता है जो हम जॉब के साथ में स्पेंड करते हैं, मतलब अपने जहाँ पर हम जॉब करें, जहाँ पर हम काम करें वहाँ पे स्पेंड करते हैं। एक हमारा एक ऐसा टाइम होता है जो हम अपनी पर्सनल फैमिली के साथ में बैठते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ बैठ रहे हैं, हमारी जो पर्सनल लाइफ है, दोनों ही लाइफ के बीच में जो बैलेंस बना के रखना होता है उसी को बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। तो हमने समझा कि वर्क लाइफ बैलेंस एक ऐसा टाइम है जहाँ पर हम अपने जॉब पे भी कुछ समय बिताते हैं और कुछ टाइम ऐसा होता है जो कि हम अपनी फैमिली के साथ में बिताते हैं। दोनों ही हमारे लिए ऐसा चीज़ होता है जहाँ पर हम दोनों का ही आनंद लेते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि जो हमारी जो पर्सनल लाइफ है या फिर जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखा जा सके। इसी के साथ में जो कॉन्सेप्ट, ये जो टर्म है वर्क लाइफ बैलेंस का, ये 1986 में आया था और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ से जब ये स्टार्टिंग में आया था तो इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, बट जैसे जैसे देखा कि कंपटीशन इतना है मार्केट में, बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ हो रही है सभी की, तो वहाँ से हमने इस टर्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और धीरे धीरे हम समझते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, या कौन कौन से ऐसे रीज़न है जिसके तहत हम ये कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वन बाय वन पॉइंट के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हेक्टिक वर्क शेड्यूल। हेक्टिक वर्क शेड्यूल का मतलब है कि व्यस्त कार्य अनुसूची। आज के टाइम में देखोगे कि काम जो है इतना ज़्यादा डिप्रेशन वाला हो चुका है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस वाला हो चुका है, तो वहाँ से क्या है कि जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो उसी को डीपली समझते हैं। इन द करंट सिनेरियो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ हैव रीजन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कॉम्पिटिशन। देखो आज के टाइम में क्या है, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखा जाता है, चाहे किसी भी फील्ड में चले जाए तो उस कॉम्पिटिशन वाले वातावरण में हर एक एम्प्लॉय को काम तो करना ही पड़ेगा। तो वहाँ से क्या हो जाता है कि उनकी जो लाइफ है वो कॉम्पिटिशन में रहते रहते बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस वाली हो जाती है, क्योंकि आज के टाइम में देखो वैश्वीकरण है, उदारीकरण है, जगह जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ से क्या हो जाता है कि कंपटीशन बढ़ता हुआ चला जाता है। कहीं पे भी जॉब करेंगे तो उस कंपटीशन में रह के ही काम करना होता है, तो वहाँ से क्या है कि वर्कलोड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग जो है स्ट्रेस में आ जाता है, वहाँ से उनकी लाइफ जो है बिल्कुल हेक्टिक
स्टार्ट हो जाती है, उनका शेड्यूल इस तरीके से हो जाता है कि उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल वर्क को संभालना पड़ता है। ड्यू टू हैक्टिक शेड्यूल, जो हमारा हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है उसके कारण, या फिर जो मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इसके तहत जो बैलेंस बना के रखना होता है हमें पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ड्यू टू हैक्टिक शेड्यूल एंड मोर कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, द बैलेंस ऑफ वर्क एंड पर्सनल लाइफ हैज़ बीन नेगेटिवली अफेक्टेड। क्योंकि यहाँ से क्या हो जाता है कि अगर वर्क लाइफ इतनी ज़्यादा हैक्टिक है, हमारा शेड्यूल इस तरीके से है, कॉम्पिटिशन वाले वातावरण में काम करें, तो वहाँ से बैलेंस बना के रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि नहीं तो जो हमारी पर्सनल लाइफ है वहाँ पे नेगेटिविटी जो है वो अफेक्ट करती हुई चली जाती है। तो एक ये पॉइंट हो जाता है कि हमारा जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहता है, प्रॉब्लम वाला रहता है, व्यस्त वाला रहता है, स्ट्रेस रहता है, दुनिया भर की प्रॉब्लम रहती है, तो उस वजह से बैलेंस बना के रखना ज़रूरी हो जाता है। सेकंड पॉइंट है हाई एक्सपेक्टेशंस बाय द एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर है उनकी उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है। अगर उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है लेकिन उसके हिसाब से अगर हमारा काम नहीं है, तो हम बहुत सारी इच्छा को सोच के रखते हैं कि ऐसा करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो वहाँ से क्या हो जाता है कि हम अपने जॉब से नाखुश हो जाते हैं, हमें पसंद ही नहीं होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम काम भी कर रहे हैं लेकिन इससे हमारी जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो रही है। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सेम इसी तरीके से एम्प्लॉयर के साथ में उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है अगर उनकी उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। तो थर्ड पॉइंट में सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे पर्सनल एक्सपेक्टेशन की बात करें। अगर हमारी जो व्यक्तिगत जो उम्मीदें हैं वो अगर बढ़ जाए, तो वहाँ से क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पे अफेक्ट हो जाता है। हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है, क्योंकि कर्मचारी जो है, जो एम्प्लॉयर है, वो क्या चाहते हैं, फर्म के जो भी गोल्स रहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि मान उनका जो वेतन है, जो उनकी सैलरी है या फिर जो उनकी पोजीशन है, उसके लिए जो उनकी पर्सनल उम्मीदें हैं वो बढ़ती हुई चली जाती है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर बार ऐसा ही हो। मान लो एम्प्लॉयर चाहते हैं कि हमें सैलरी बढ़ा दे, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ती है। वो चाहते हैं कि हमारा जो पोस्ट है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, उनको प्रमोशन दिया जाए, ऐसा भी नहीं हो पाता। लेकिन एक तरीके से जो एम्प्लॉयर होते हैं वो तो सोच के ही रहते हैं उनका स्टेटस बढ़ जाए, उनका पावर बढ़ जाए, उनका जो पे है, मतलब कि अमाउंट जो है, जो उनकी सैलरी है वो बढ़ जाए। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि ऐसा ही हो जैसा एम्प्लॉयर जो है वो सोच के रखते हैं। तो इससे भी क्या हो जाता है कि जो हमारी लाइफ है वो स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो वर्क लाइफ की यहाँ पे इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं कि वर्क लाइफ का जो बैलेंस है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सारे पॉइंट है यहाँ पर। हमारी पर्सनली इतनी सारी उम्मीदें हो जाती है, हम जॉब को लेकर बहुत सारी उम्मीदें रख लेते हैं। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है अनहेल्दी हैबिट्स। कई बार हमारी आदतें ऐसी रहती है जिसके कारण हमें खुद को ही बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देते हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं। सेम यही चीज़ यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में है कि कई बार क्या हो जाता है कि जो वर्कर है, जो एम्प्लॉयर है, जो काम कर रहे हैं, उनके पास में फ्री टाइम नहीं रहता है, उनके पास में काम का लोड इतना ज़्यादा है, एम्प्लॉयर को जो आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए या फिर छुट्टी लेने के लिए बिल्कुल ही टाइम ही नहीं रहता उनके पास में। तो वो क्या करते हैं, इस तरीके से लंबे लंबे समय तक बैठे रहते हैं। मतलब वर्कलोड इतना हो जाता है कि उनको पता तो है कि हमारे पास में बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ही ज़्यादा काम है, लेकिन ऐसा मन में होता है कि इतना सारा काम है कि हम संभाल नहीं सकते, हम बैलेंस नहीं बना के रख सकते, हमसे होगा ही नहीं। इस तरीके की जो बातें, नेगेटिविटी मन में आ जाती है, उसके कारण कई बार जो है बैठे बैठे ही टाइम खराब करते रहते हैं। तो वहाँ से क्या हो जाता है कि टाइम जो है वो वेस्ट होता चला जाता है और धीरे धीरे वो हमारी आदतों पे आ जाते हैं। हम वैसा काम नहीं करना चाहते, हमारी जो हैबिट है वो अनहेल्दी हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि हमारे जो लाइफ का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो स्ट्रेस लेवल कैसे बढ़ता है। कई बार क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होते हैं या फिर जो कंपनी होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो उनका जो स्टैंडर्ड है, जो उनका मानक है, उसको तो बढ़ाते रहते हैं, मतलब कि अपने कामकाज को तो बहुत ही ज़्यादा हाई रखते रहते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयर के या फिर उनकी जो फैमिली है उनकी सिक्योरिटी को लेकर या फिर उनको सुविधा प्रदान नहीं करते हैं, मतलब कुछ भी उनको प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन अपने काम को बहुत ही ज़्यादा हाई रखते रहते हैं, नई नई चीज़ों को लेके आते रहते हैं। लेकिन जो काम करने वाले जो मेन पर्सन है, सबसे ज़्यादा तो मेन संसाधन जो है वो एम्प्लॉयर ही होते हैं। जो काम करने वाले जो पर्सन रहते हैं वही रहते हैं, लेकिन उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, उनकी फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो वहाँ से क्या हो जाता है कि वर्कर ऐसा सोचने लग जाते हैं कि इतनी कड़ी मेहनत करने या फिर बदले में उनको कुछ भी नहीं मिलने से कर्मचारी जो है, जो काम करने वाले जो पर्सन है, उनके मन में हमेशा एक गुस्सा वाला रहता है, एक तनाव हो जाता है, एक स्ट्रेस हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि वो अपने काम में मन लगाना नहीं चाहते, क्योंकि ये तो रियलिटी हो जाती है कि मान लो कोई भी जो कंपनी है अपनी कंपनी को हमेशा बेहतर बनाने का ट्राई करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि हम अपनी कंपनी को ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट कैसे रखें, अपनी गुडविल को कैसे इंक्रीज करें, मतलब दुनिया भर की चीज़ें करते हैं। लेकिन वो जो काम करने वाले जो उनके पास में पर्सन है, एम्प्लॉयर है, या फिर जितने भी आदमी वहाँ पे काम करे, उनको लेकर वो कुछ भी नहीं सोचते। ना तो उनकी फैमिली को लेकर, मतलब कि उनको कुछ प्रोवाइड किया जाए, फैसिलिटी दिया जाए मेडिकल की या एजुकेशन से रिलेटेड, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी पर ध्यान देते हैं। तो वहाँ से क्या है कि जो काम करने वाले जो पर्सन है, जो कर्मचारी हैं, उनके मन में ऐसा आने लग जाता है कि कंपनी क्या करे, अपने लिए तो बहुत कुछ करिए लेकिन हमारे लिए कुछ भी
भी नहीं करती है, तो वहाँ से क्या है कि उनके माइंड में एक ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा वहाँ से स्ट्रेस हो जाता है, एक तनाव हो जाता है, एक गुस्से वाला एक माइंड हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है कि वहाँ से वो काम करना नहीं पसंद करते, या फिर वो अपने काम में लेजीनेस दिखाते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, सो द मैनेजमेंट मस्ट लुक आउट फॉर वेज टू कीप दियर वर्कफोर्स हेल्दी एंड सेटिस्फाइड। तो हमेशा क्या करना चाहिए, इसलिए जो प्रबंधक है या फिर जो मैनेजमेंट है उसको हमेशा क्या करना चाहिए, अपने वर्कफोर्स को हमेशा हेल्दी या फिर सेटिस्फाई रखने के लिए बहुत सारी जो कोशिशें हैं, बहुत सारे जो वेज है उसको हमेशा ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, उनकी तलाश करनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट थे, रीज़न थे जहाँ पर हमने ये समझा कि वर्क लाइफ बैलेंस क्यों नीड है, क्यों उसकी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स के थ्रू हमने ये समझा कि अगर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं किया जाता है तो वहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम समझेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, उसके कौन कौन से फ़ायदे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, कर्मचारी टर्नओवर में कमी। कंपनीज दैट हैव अ रेपुटेशन फॉर अ हेल्दी वर्क कल्चर, एक ऐसी कंपनी जिसके पास में जो उनकी जो रेपुटेशन है, उनकी जो ख्याति है या फिर उनकी जो प्रतिष्ठा है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वर्क कल्चर को लेकर है। मतलब कि उनका जो गुडविल है या फिर उनकी जो एक प्रतिष्ठा है, जो एक मार्केट में जो उनका एक नाम है वो एक हेल्दी वर्क कल्चर को लेकर है। तो ऐसी कंपनी क्या है, हमेशा अपने कर्मचारियों को कम खोते हैं अगर कंपेयर किया जाए उन कंपनी से जिनके पास में जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला है और अनहेल्दी वर्क इन्वायरमेंट है। एंड जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो सभी के सभी एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट में ही काम करना चाहते हैं। तो अगर कोई भी कंपनी मान लो उनकी जो कल्चर है या फिर उनका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, उनकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, उनकी गुडविल बहुत अच्छी है, तो वहाँ से कंपनी में जितने भी काम करने वाले जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, वो कभी भी वहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन एक ऐसी कंपनी है जिनके पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला या फिर अनहेल्दी वर्क इन्वायरमेंट है, वहाँ से जो एम्प्लॉय है वो तुरंत ही काम को छोड़ना पसंद करते हैं। तो एक तो ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर वर्क लाइफ बैलेंस है तो वहाँ से क्या होगा, क्योंकि उनकी जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और अपने मेंटल पीस के लिए या फिर फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए एम्प्लॉय क्या करते हैं, ऐसी जॉब को छोड़ देते हैं जहाँ का जो इन्वायरमेंट है अगर वो अनहेल्दी है तो। सो फर्म शुड चेंज दियर वर्क कल्चर इन अकॉर्डेंस विद द एम्प्लॉय प्रेफरेंस। तो इस वजह से क्या है कि कोई भी जो फर्म है, कोई भी जो कंपनी है, उनको हमेशा क्या करना चाहिए, अपने जो एम्प्लॉय है उनको इंपॉर्टेंस देने के साथ साथ अगर उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, उनके अकॉर्डिंग चला जाए, तो हमेशा क्या करना चाहिए, अपने कार्य का जो एक कल्चर है, जो एक इन्वायरमेंट है उसको हमेशा बदलने की कोशिश करना चाहिए। एक ऐसा वातावरण को क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर सभी कर्मचारी खुश होकर काम करना पसंद करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में बात करेंगे कि जैसे वर्क लाइफ बैलेंस है तो वहाँ से क्या हो जाता है कि फर्म के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम करें वो कम से कम एब्सेंट होते हैं, मतलब कि रेगुलर वो काम पे आना पसंद करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि कर्मचारी जो छुट्टी लेते रहते हैं, बार बार जो अनुपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट नहीं रहते हैं, उसमें कमी आती है। अगर मान लो जो काम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो काम को बांटा जा रहा है, अगर वो इम्प्रॉपर है, अगर वो अनुचित तरीके से है, तो वहाँ से क्या है कि वो स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में। मतलब कि काम का बंटवारा अगर सही तरीके से ना किया जाए या फिर किसी कर्मचारी के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा लोड है, कोई फ्री घूम रहा है, यहाँ से क्या हो जाता है कि वर्क जो है सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो वहाँ से क्या हो जाता है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके मन में स्ट्रेसफुल हो जाता है, मतलब वो स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमारे साथ में यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, सेम वही चीज़ है कि मान लो एक एम्प्लॉय के ऊपर ज़्यादा लोड है, दूसरा बिल्कुल फ्री घूम रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाता है कि जो उनकी जो अनुपस्थिति है उसमें कमी करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर उनका काम का डिस्ट्रीब्यूशन सही रहेगा तो वहाँ से क्या है कि सभी कर्मचारी खुश होकर काम करना पसंद करेंगे और वहाँ से जो उनकी एब्सेंट है उसमें कमी आएगी, उनका जो रेट है एब्सेंट होने का उसमें कमी आएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, दिस शुड बी अवॉइडेड। ये चीज़ जो है यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। मतलब कि ऐसा जो वातावरण हमें नहीं बनाना है जहाँ पर किसी के ऊपर ज़्यादा लोड है, किसी के पास इतना लोड ही नहीं है काम का, वो बिल्कुल फ्री घूम रहा है। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। वर्कलोड को ऐसे बैलेंस करना चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में ताकि उनका जो स्ट्रेस है वो भी कम से कम हो सके और जो एब्सेंट होते हैं, बार बार जो अनुपस्थित होते हैं, उसमें भी कमी आ सके। तो यहाँ से बेनिफिट मिल जाता है अगर वर्क लाइफ बैलेंस है तो। इसके बाद में थर्ड है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, बेहतर प्रदर्शन। जो हमारे बैलेंस है, बैलेंस इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ हेल्प द एम्प्लॉय टू वर्क मोर क्रिएटिवली एंड फ्रीली। दिस इज यहाँ तो पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो बैलेंस है, अगर हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में और जो हमारी पर्सनल लाइफ है दोनों के बीच में अगर हम बैलेंस बना के रखते हैं तो वहाँ से क्या हो जाता है, जो काम करने वाले जो एम्प्लॉय है वो बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क तरीके से, क्रिएटिविटी वाले माइंड से हमेशा काम करना चाहेंगे, फ्री होकर काम करेंगे। इससे क्या हो जाता है कि जो एम्प्लॉय है उनकी परफॉर्मेंस में हमेशा इन्हेंस होता है, मतलब कि उनका जो परफॉर्मेंस है, जो उनका काम करने का जो एक प्रदर्शन है उसमें हमेशा इंक्रीज होता है, उसमें हमेशा इन्हेंस होता है। एम्प्लॉय फील हैप्पी, एम्प्लॉय क्या करता है, हमेशा हैप्पी होकर हैप्पी फील करता
करते हैं और फील मोर कनेक्टेड विद द वर्क, और वो क्या करते हैं, अपने काम के साथ में ज़्यादा जुड़े रहते हैं और जुड़े रहना पसंद भी करते हैं, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है अगर उनके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बन के रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही मान लो जैसे कि कोई एक पर्सन है, किसी कंपनी में काम कर रहा है और वो काम है तो बहुत ही मेहनत वाला, बहुत ही हार्डवर्क वाला, लेकिन वहाँ पे ओवरलोड नहीं हो रहा, काम इस तरीके से है या फिर उनका जो वातावरण है कंपनी का वो इतना बेहतर है, वो इतना अच्छा है कि वहाँ पर एम्प्लॉय काम करना पसंद करते हैं हर एक तरीके से, उनको सैलरी भी अच्छा मिल रहा है, उनका जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा है, स्ट्रेस है लेकिन इतना स्ट्रेस नहीं है कि वो बिल्कुल मेंटेन ही ना कर पाए। तो वहाँ से क्या हो जाता है कि एम्प्लॉय जो है वो काम पे जाना पसंद करते हैं, अलग अलग क्रिएटिविटी वाली चीज़ें सोचते हैं कि हम अपने काम को और बेस्ट कैसे करें, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं, खुद भी चाहते हैं कि हमारी जो पोस्ट है या फिर हम अपने काम को कैसे बेहतर करें। तो यहाँ से क्या है कि एम्प्लॉय अच्छा फील करते हैं, खुश फील करते हैं और अपने काम के साथ में कनेक्ट होना ज़्यादा पसंद करते हैं। फोर्थ पॉइंट है मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। अगर हम बैलेंस बना के रखेंगे तो नॉर्मल सी बात है, जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होते रहेंगे, वो काम को करना पसंद करेंगे, एक सही डायरेक्शन में जाएंगे हमें। जैसे अभी हमने पढ़ा कि वर्क लाइफ बैलेंस से क्या हो जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, कर्मचारी जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, मोटिवेटेड हो सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं उससे क्या हो जाता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने काम से पसंद करते हैं, मोटिवेट होते रहते हैं। तो ये सारे पॉइंट है जहाँ से हमने समझा कि वर्क लाइफ बैलेंस से बहुत सारे बेनिफिट मिलता है, एम्प्लॉय को भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं और जो कंपनी रहते हैं उनको भी कई सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे समझो कि ये जो स्ट्रेटजीज होती है टू क्रिएट अ वर्क लाइफ बैलेंस, कौन कौन सी ऐसी रणनीति होती है जहाँ से आप वर्क लाइफ बैलेंस को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, यहाँ से देखो, इसको वन बाय वन हम डीपली समझेंगे। मेनली यहाँ से आप एक बार में इसको देख सकते हो कि कैसे हमारी जो स्ट्रेटजीज रहती है, स्ट्रेटजीज टू क्रिएट अ वर्क लाइफ बैलेंस, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है जिसके तहत हम अपने लाइफ को एक बैलेंस बना के रख सकते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। यहाँ पर कहा गया है कौन कौन से ऐसे स्टेप्स है, स्टेप दैट कैन बी टेकन बाय द एम्प्लॉयर, कौन कौन से ऐसे स्टेप है जो कि हमेशा एम्प्लॉयर को लेना चाहिए ताकि वो कैसे वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करेगा। और यहाँ पर लिखा गया है कि कौन कौन से ऐसे स्टेप है जो कि एम्प्लॉय के द्वारा लिया जाएगा। यहाँ पे ये सारे पॉइंट है जो कि कौन लेगा, ये सारे स्टेप एम्प्लॉयर लेगा। और ये वाले यहाँ से यहाँ तक में कौन कौन से ऐसे स्टेप है या कौन कौन से ऐसे काम है जो कि हमें एम्प्लॉय के द्वारा लिया जाएगा जिससे काम को बैलेंस के अंदर किया जा सकता है। तो इसको डीपली समझते हैं वन बाय वन। दोनों के बीच में पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के बीच में, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर YER है एम्प्लॉयर है और यहाँ पर YEE है मतलब कि एम्प्लॉय। दोनों के बीच में पहले आपको पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एम्प्लॉयर किसको बोलते हैं और एम्प्लॉय किसको कहते हैं। तभी आपको पता चल पाएगा कि ये स्टेप क्यों लेगा, कैसे लेगा, और यहाँ पे भी स्टेप को सेम वही चीज़ है। समझते हैं पहले इसके डिफरेंस को। डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। An employee is an individual who works for an employer in return for compensation, while an employer is a person or company that hire an employee to perform task। यहाँ से हमने क्या समझा कि जो हमारा एम्प्लॉय है, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय का, जो हमारा एम्प्लॉय है वो एक इंडिविजुअल, एक ऐसा पर्सन होता है जो काम करता है किसके लिए, कंपनसेशन के लिए, मतलब कि सैलरी के लिए, वेजेस के लिए, मजदूरी के लिए। अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आसानी से। राइटिंग पे मत जाना क्योंकि यहाँ पे लिखना मुश्किल हो जाता है। तो देखो हम यहाँ पे समझते हैं दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जब हम बात करते हैं एम्प्लॉय की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी, अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एम्प्लॉय कौन है, काम करने वाला व्यक्ति, काम करने वाला पर्सन। तो ये एक ऐसा व्यक्ति होता है, इंडिविजुअली काम करता है, जो हमेशा काम को किस लिए करता है, कंपनसेशन के लिए करता है, क्योंकि जब वो काम करेगा तो उसको मुआवजा मिलेगा, कुछ ना कुछ उसको सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेगी। तो वो जो होता है पर्सन जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय। अगर हम बात करें एम्प्लॉयर की, जिसको हम हिंदी में नियोक्ता बोलते हैं, एक तरीके से वो फर्म का मालिक होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अपने अंडर काम को करवाता है। तो वो एक पर्सन भी हो सकता है या फिर कंपनी भी हो सकती है। अब पर्सन और कंपनी में क्या डिफरेंस है, पर्सन हम तब बोलते हैं जब कोई एक अकेला व्यक्ति काम को संभालता है, अपने बिजनेस को चलाता है। जब बिजनेस के अंदर बहुत सारे मालिक हो जाए, मतलब कि बहुत सारे आदमी हो जाए जो मिलकर किसी कंपनी को चला रहे, जैसे 3-4 आदमी हैं, बहुत सारे पर्सन हैं जो कि मिलकर मान लो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या फिर मिलकर एक कंपनी को चला रहे, तो उस टाइम पे वो जो नाम है वो कंपनी का दिया जाता है। लेकिन एक अकेला व्यक्ति जब काम कर रहा है तो उसको हम पर्सन बोल रहे हैं। तो एम्प्लॉयर कौन हो गया, एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, जो कि क्या करते हैं, एम्प्लॉय को हायर करते हैं, काम पर रखते हैं कार्य करने के लिए, कर्मचारी
कर्मचारी को काम पर रखते हैं। तो ये इनके बीच में मेन डिफरेंस है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रिपीट कर लेते हैं एक बार। एम्प्लॉय जो है वो एक पर्सन है जो काम करेगा तो उसको सैलरी मिलेगा, उसको अमाउंट मिलेगा, पैसा मिलेगा। जो हमारा एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर वो क्या है, वो एक कंपनी भी हो सकता है, एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है जो कि काम को करवाता है दूसरे कर्मचारी से। तो दोनों के बीच में ये मेन डिफरेंस है। स्टेप्स दैट कैन बी टेकन बाय द एम्प्लॉयर, नियोक्ता द्वारा उठाए जा सकने वाले कदम। फर्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेटिंग क्लियर पॉलिसीज। हमेशा क्या है कि जो कर्मचारी होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हमेशा क्या करना है कि जो उनके एम्प्लॉयर है उनकी उम्मीदों के बारे में उनको पता होना चाहिए, ताकि इससे क्या हो जाता है कि आपस में जो एक बॉन्डिंग है वो हमेशा अच्छा बना रहता है। जितने भी कामकाज रहते हैं, जितने भी ऑल वर्किंग पॉलिसीज़ है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। हमेशा क्या करना है कि जितने भी कामकाज, जितने भी पॉलिसी के बारे में जो उनके काम करने वाले जो कर्मचारी है उनको हमेशा सही तरीके से पता होना चाहिए, उनको सही तरीके से बताना है, ताकि बाद में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो सके, कोई भी ऐसी परेशानी जिसके बिना आपके जो काम है उसका प्रबंधन हो सके। मतलब बाद में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जो कि आपकी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम ला सकती है। तो उन चीज़ों को दूर रखने के लिए हमेशा क्या करना है, अपने पॉलिसीज़ को क्लियर रखना है, अपने कर्मचारियों के साथ में भी शेयर करना है। तो ये किसको गाइड कर रहे हैं, किसको हम एक तरीके से सजेशन दे रहे हैं, जो मालिक है, जो नियोक्ता है, उसको हम बता रहे हैं कि जो पॉलिसीज़ है वो हमेशा क्लियर कम्युनिकेटिंग होना चाहिए, क्लियर तरीके से अपने कर्मचारियों को बताना है, ताकि आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। सेकंड पॉइंट में है ट्रेनिंग द मैनेजर्स। जो प्रबंधक होते हैं उनको भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग चाहिए, जो मैनेजर्स होते हैं उनको भी ट्रेनिंग की नीड रहती है, आवश्यकता रहती है, ताकि उनको पता हो सके कि जब वो मान लो अपने टीम के साथ में काम करेंगे तो कैसे, हाउ टू नो टू डिस्कस वर्क लाइफ बैलेंस विद देयर टीम्स एंड मोटिवेट स्टाफ टू फील मोर सेटिस्फाइड एट वर्क। यहाँ पर लिखा गया है कि जो प्रबंधक है उनको ये जानने की ज़रूरत रहती है, उनको भी ये पता होना चाहिए कि जब वो अपनी टीम के साथ में वर्क लाइफ बैलेंस पर कैसे चर्चा करेंगे, कैसे उनके साथ में डिस्कस करेंगे, या फिर जो उनके कर्मचारी है उनको काम पर ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट महसूस फील करवाने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे। तो जब एक मैनेजर को इतना सारा काम करना है, अपने टीम के साथ में काम करना है, अपनी टीम को काम भी करवाना है और उनको साथ साथ मोटिवेट भी फील करवाना, तो एक मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर है उसको बहुत सारे काम को संभालना होता है। तो मैनेजर भी तो ऐसा होना चाहिए ना जिसके पास में सारी स्किल रहे कि वो भी ऐसे काम को बेहतर तरीके से करवा सकता है। तो मैनेजर को भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग की नीड रहती है। तो एक नियोक्ता जो है उसको अपने मैनेजर को भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके बाद में थर्ड पॉइंट में कहा गया यहाँ पर जो कर्मचारी है उनको हमेशा मान्यता देना चाहिए कि जब कोई कर्मचारी, मान लो कोई भी जो एम्प्लॉय है, उनको हमेशा क्या करना है कि जब वो काम कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा घंटे बिताता है और लगातार बहुत सारे काम करते रहते हैं, बहुत सारे उनको भी स्ट्रेस रहता है, उनको भाई देखो अपनी पर्सनल लाइफ भी देखनी होती है, अपने काम को भी देखना होता है, तो उनके मन में एक स्ट्रेस वाली भावना रहती है हमेशा। तो हमेशा क्या करना चाहिए कि कर्मचारी में ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया जा सके, या फिर उनको हमेशा जो काम कर रहे हैं तो अगर वो बेहतर काम करे तो टाइम टू टाइम उनको अवॉर्डेड भी करना चाहिए ताकि वो काम से खुश हो सके। कंडक्ट एम्प्लॉय सर्वे, कर्मचारी सर्वेक्षण। जैसे कि आप देखोगे कि एक वर्क प्लेस है, एक कंपनी है, एक फर्म है जहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी जो है वो काम करते हैं, तो उनके काम से रिलेटेड कई बार उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। कई बार ऐसा टाइम आता है जो कर्मचारी है वो कम मोटिवेट हो जाते हैं, फिर एक ऐसा टाइम भी आता है जब कर्मचारी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ उससे रिलेटेड, मान लो कि काम से रिलेटेड उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या फिर जो एम्प्लॉय जो है उनको बहुत ही ज़्यादा जो उनका एक मनोबल है या फिर जो काम करने के लिए जो मोटिवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अप डाउन होता रहता है, कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, अ मीनिंगफुल एम्प्लॉय सर्वे इज़ अ वंडरफुल अप्रोच। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो एक एम्प्लॉय से रिलेटेड जो सर्वे किए जाते हैं, जो सर्वेक्षण किए जाते हैं, वो सबसे बेहतरीन एक वंडरफुल अप्रोच मानी जाती है इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि हमारे कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है उनका जो काम है उससे रिलेटेड उनको स्ट्रेस है या फिर वो फ्री माइंड से काम करते हैं, वो कितना मोटिवेट है या वो कंपनी को लेकर क्या सोचते हैं। तो एम्प्लॉय से रिलेटेड ये सारी चीज़ों का अगर हम पता करना चाहते हैं तो कंपनी के जो मालिक है या फिर जो फर्म है वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉय के लिए सर्वे का आयोजन करते हैं, सर्वे करवाते रहते हैं। लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट सक्सेस डिपेंड ऑन कल्टिवेटिंग ऑन इन्वायरमेंट वेयर पीपल फील दे कैन बैलेंस देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। यहाँ पर क्या कहा गया है कि मान लो जो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारी कॉर्पोरेट सफलता रहती है, मतलब कि जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ रहती है, वहाँ पर क्या हो जाता है कि हम कितना ज़्यादा एक सही तरीके से, मतलब दीर्घकालीन की बात करें, यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी दीर्घकालीन जो कॉर्पोरेट सक्सेस रहती है वो एक ऐसे इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाती है, एक ऐसे वातावरण के ऊपर निर्भर करती है जहाँ पर लोगों को लगे, जितने भी पर्सन है, जितने भी पीपल है, जितने भी कर्मचारी हैं, उनको ऐसा फील होना चाहिए या फिर उनको ऐसा महसूस भी होते रहना चाहिए। ज़रूरी चीज़ है कि उनको क्या पता होना चाहिए कि जो उनकी जो पर्सनल लाइफ है या फिर जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों के बीच में बैलेंस बना हुआ है या फिर संतुलन को बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, एम्प्लॉय सर्वे को कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है आउटसोर्सिंग।
क्या होता है कि जब कंपनी पर काम का बहुत ही ज़्यादा दबाव होने लग जाता है, मतलब काम का जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक हो, या फिर जो उनके गोल है उसके अगर हम कंपैरेटिव में करें तो कार्यबल कम हो जाता है, मतलब कि उनके जो गोल जो है वो तो बड़े बड़े हैं, काफ़ी बड़े बड़े उन्होंने गोल बना रखे हैं, ऑब्जेक्टिव बना रखे हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या फिर उस गोल को अचीव करने के लिए वो जो काम जो है वो उस तरीके का नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि कुछ कर्मचारी या फिर कुछ जो एम्प्लॉय है उसको एक निश्चित अवधि के लिए आउटसोर्सिंग करना पड़ता है या फिर आउटसोर्स करना चाहिए। आउटसोर्सिंग से क्या होता है कि आउटसोर्सिंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस ऑन द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। जो हमारे पास में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं, उनसे उनके ऊपर जो बर्डन है या फिर उनके ऊपर जो स्ट्रेस है वो हम कम कर सकते हैं आउटसोर्सिंग की हेल्प से। तो ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब समझते हैं कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हमारे एम्प्लॉय के द्वारा लिए जाते हैं। स्टेप्स दैट कैन बी टेकन बाय द एम्प्लॉय। हमने इस वाले में क्या डिस्कस किया था, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा लिए जाते हैं। एम्प्लॉयर के मतलब कि जो एक हमारा जो वर्क प्लेस है वहाँ पे जो नियोक्ता होते हैं उसके द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं। अब हम समझेंगे इसके बाद में कि अब कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि एम्प्लॉय के द्वारा लिए जाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्रिएशन ऑफ वर्क प्लान। इसका मतलब क्या है, कार्य योजना का निर्माण करना, मतलब क्रिएट करना एक वर्क प्लान को, जो भी हमारा काम करने का जो भी प्लान है उसको क्रिएट करना। एक व्यक्ति को हमेशा इंडिविजुअली, कोई भी जो पर्सन है, एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा क्या करना चाहिए, अरेंजमेंट में लेके आना चाहिए, अरेंज करना चाहिए, और अपने समय को और अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए हमेशा उसको व्यवस्थित करना चाहिए। इस तरीके से अरेंज करना है कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी कंप्लीट हो जाए, उसका जितना उसके पास में टाइम है उसको भी प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जा सके। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि एक व्यक्ति को हमेशा अपनी जिम्मेदारियों की योजना बना लेना चाहिए, एक प्लान बना लेनी चाहिए, और अपने टाइम को भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से व्यवस्थित कर लेना चाहिए, ताकि उसके पास में जो भी उसकी नौकरी है या फिर जो करियर के जो डेवलपमेंट के लिए उसके पास में जितना भी टाइम है पर्याप्त है, मतलब कि जो भी टाइम उसके पास में है, साथ ही जो उसके जो पर्सनल काम है उसको लेकर भी बात करें यहाँ पर, साथ ही वो जो व्यक्तिगत कार्य है उनके लिए भी वो टाइम निकाल सके। मतलब कि एक वर्क प्लान इस तरीके से रखना है ताकि हमारी दो लाइफ हो जाती है, हमने बार बार वही डिस्कस किया, एक पर्सनल लाइफ हो जाती है, एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो जाती है। तो हमें अपने वर्क प्लान को इस तरीके से क्रिएट करना है, इस तरीके से व्यवस्थित करना है, इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारी जो जॉब पर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम उसको भी जो हमारे पास में टाइम है उसके अंडर कंप्लीट कर ले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा कर ले, साथ ही जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसके अंदर जितने भी वर्क है उसको भी हम टाइम पे कंप्लीट कर सके। कहने का मतलब क्या है, दोनों लाइफ के काम को हमें अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जिम्मेदार आदमी की तरह उसको कंप्लीट करना है। पुलिंग आउट ऑफ एनर्जी वेस्टिंग एक्टिविटीज़। जितने भी एक्टिविटीज़ है जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, जो हमारे समय को बर्बाद करता है, अपने आप को उन सभी से पुलिंग आउट करना है, मतलब कि अपने आप को उन सभी चीज़ों से बाहर निकालना, अपने आप को खींचना है। किन चीज़ों से, जिस भी काम से, जिस भी एक्टिविटीज़ से हमारी जो टाइम है वो वेस्ट होता है। जितने भी पीपल है, पीपल को हमेशा अपने टाइम और अपनी एनर्जी को खर्च करने के लिए जितनी भी अननेसेसरी वर्क है या अननेसेसरी जो एक्टिविटीज़ है उससे हमेशा बचने की कोशिश करना चाहिए, ताकि जो उनकी जो पर्सनल या फिर जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें, क्योंकि वो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है जिन चीज़ों पे हम टाइम वेस्ट करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब वही है कि जिन, मान लो कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हम, उस एक्टिविटी से सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो वो एक्टिविटीज़ क्या है, ना तो हमारी पर्सनल लाइफ में हमारी कोई हेल्प करता है, ना तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ से हमें खुद को बचाना है जो कि सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्टिंग के लिए बने रहते हैं। इसी के साथ में कहा गया कि अब वर्कर हु यूजेस इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट विल एक्सपीरियंस लेस स्ट्रेस। एक कार्यकर्ता या फिर एक व्यक्ति, कोई भी आदमी जो हमेशा अपने टाइम को अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से मैनेज करता है या उसका यूज़ करता है सही तरीके से, हमेशा वो जो व्यक्ति है वो स्ट्रेस में नहीं रहता है। तो वो क्या करता है, हमेशा स्ट्रेस को कम से कम रखता है अपनी लाइफ के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि सेटिंग इनफ टाइम फॉर रिलैक्सेशन, मतलब कि विश्राम के लिए, रिलैक्स के लिए, रेस्ट के लिए हमेशा पर्याप्त समय को निर्धारित कर लेना। काम से, मतलब कि जो हमारा काम है, जो भी हम काम कर रहे हैं उससे पर्याप्त एक ब्रेक लेने या फिर आराम करने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, अपने लाइफ को बैलेंस बनाने में एक तरीके से हेल्प करता है। मतलब कि कार्य के अंदर बैलेंस बनाने के लिए बीच में ब्रेक लेना या फिर आराम करना भी उतना ही जरूरी है, जिससे क्या हो जाता है कि हमारी जो पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ है उसमें हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। साथ ही जो भी हमारी गतिविधि है उन सभी के लिए पर्याप्त जगह भी मिल जाती है। मतलब जो भी काम हमारे लिए ज़रूरी है या जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूरी है उसके लिए हमें टाइम मिल जाता है। इससे क्या है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है या फिर जो हमारी जो स्किल है वो सारी चीज़ें जो है यहाँ से इंप्रूव हो जाता है। तो हमेशा क्या करना है कि काम भी करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना है, लेकिन जितना एक जो सही टाइम है या फिर जो एक सही पर्याप्त मात्रा में जो एक रेस्ट करने का जो टाइम है वो भी हमें खुद को देना पड़ेगा। मेकिंग वर्क प्रायोरिटीज़।
हम किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको लेकर बात करते हैं। कुछ जैसे एम्प्लॉय है, पहले तो क्या करते हैं, वो अपने कुछ काम को नेग्लेक्ट करते रहते हैं, बार-बार उसको उपेक्षा करते रहते हैं और अंतिम टाइम में जब उनका लगता है कि लास्ट टाइम आ चुका है या लास्ट मिनट आ चुका है, अब करना ही पड़ेगा, तो बहुत सारे काम को निपटा देते हैं। तो हमेशा क्या करना चाहिए, बेटर प्लानिंग को लेके चलना चाहिए। उससे क्या हो जाता है कि हमें बार-बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा, एक्सक्यूज़ नहीं बनाना पड़ेगा, नेग्लेक्ट नहीं करना पड़ेगा अपने काम को। हम टाइम में ही अच्छे से कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि अगर हमारे पास में कोई भी पर्सनल टास्क है या फिर पर्सनल काम है, उसके लिए भी हमें एक अच्छा टाइम मिल जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल इंटरप्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। जो भी हमारे रुकावटें आते हैं, जो भी हमारे पास में डिस्ट्रैक्शन आते हैं, उन सभी पे कंट्रोल करना। कर्मचारियों को हमेशा क्या करना चाहिए, अपने कार्यस्थल पर, अपने वर्क प्लेस पे कोई भी काम को करते टाइम में ज़्यादा ध्यान को फोकस करके प्रयास करना चाहिए कि जितने भी हम काम को करेंगे उसको हमेशा उस पर ज़्यादा मतलब एक तरीके से फोकस करके हमें काम को करना है। यहाँ पर लिखा भी गया, एम्प्लॉय शुड ट्राई टू स्टे फोकस्ड वाइल परफॉर्मिंग अ टास्क इन द वर्क प्लेस एंड ऑलवेज ट्राई टू फिक्स अ पीरियड टाइम फॉर परफॉर्मिंग दिस टास्क। वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि जितने भी एम्प्लॉय है उनको वर्क प्लेस पे जो भी कोई काम कर रहे हैं, तो हमेशा क्या है कि काम करते टाइम पे अपना ध्यान जो है उस पर फोकस रख के प्रयास करना चाहिए और हमेशा इस काम को करने के लिए एक से ज़्यादा मतलब जो टाइम है उसको निर्धारित करने का कोशिश करना चाहिए। जितने भी एम्प्लॉय है उन सभी को किसी मान लो कोई भी जो स्पेशल वर्क है या कोई भी विशेष काम है, तो उसके लिए निर्धारित एक टाइम को फिक्स करने के लिए हमेशा ऐसा कर लेना चाहिए, जिससे क्या है कि बीच में जो रुकावटें आती है उनसे दूर हो सकते हैं, रुकावटों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फिर जो हमारे अवकाश, जैसे जो हम जब छुट्टी लेते हैं या फिर जो हमारे अवकाश जो भी एक्टिविटीज़ रहते हैं उनको हमेशा शेड्यूल कर लेना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को हमेशा मज़ेदार मतलब जो भी उनको लगता है कि जो एक्टिविटीज़ उनके लिए फ़न वाली है या फिर जो एक्टिविटीज़ उनको ज़्यादा अच्छी लगती है, तो एम्प्लॉय को क्या है हमेशा जो फ़न वाली या फिर मज़ेदार जितनी भी गतिविधि है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है, उन सभी को फिक्स कर लेना चाहिए। या फिर जो उनकी फैमिली है, फ्रेंड है, उनके साथ में हमेशा बीच बीच में कोशिश करना चाहिए कि बीच बीच में हम उनके साथ में हॉलीडे पे जाए, उनके साथ में टाइम स्पेंड करें। इससे क्या हो जाता है कि एक तो सबसे पहले हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, साथ ही जो हमारी पर्सनल जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें हमारा एक बैलेंस बना रहेगा। तो ये पूरा था, हमने इस लेसन को कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें सही तरीके से समझ में आ गया होगा। इस लेसन से रिलेटेड अगर आपको पास में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूँ। इसी के साथ में लेसन कंप्लीट हो गया। अगर आपको सारी चीज़ें सही तरीके से समझ आया तो प्लीज़ क्लासेस को लाइक जरूर से करना, शेयर जरूर से करना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और इस क्लास की जो PDF है, ये जो PDF है जिसके थ्रू मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ, ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको फोल्डर में सब कुछ मिल जाएगा। तो वहाँ से आप PDF को जरूर से डाउनलोड कर लेना। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।